गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों को शुभ प्रभात। उम्मीद करता हूँ आपका और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्रभाशंकर पंड्या महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम मेंटल एबिलिटी को पढ़ने जा रहे हैं और मेंटल एबिलिटी हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संप्रेषण कौशल। अब बेटा ध्यान रखना, संप्रेषण जो कौशल है उसको पढ़ने से पहले या किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हो तो इसके लिए आपको एक चीज़ पढ़नी बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आजकल ऐसी चीज़ें आ रही है सामने कि वर्ड को देखा जा रहा है, शब्दों को देखा जा रहा है, वर्ड और शब्दों को देखने के बाद एनालाइज किया जा रहा है और एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट जहाँ तक पहुँच रहे हैं वो रिजल्ट कहाँ पर रहेगा? अंग्रेजी में। मतलब अंग्रेजी में जो लिखा है उसको ही सत्य माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी में वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, अंग्रेजी में वर्ड्स बहुत कम है। तो ऑथेंटिक जो रहेगा, ऑथेंटिक और एकदम सही जो रहेगा वो अंग्रेजी का रहेगा। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, आप कभी कभार हिंदी के कुछ वर्ड्स को सुनोगे, अरे यार ये वर्ड तो मैंने सुना ही नहीं सर, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये मैंने सुना नहीं बोलना है। एक बार प्रयास करो कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इसका एक छोटा सा सबूत आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। जब मैं लिखूंगा यहाँ पे संप्रेषण कौशल तो आप सोचोगे संप्रेषण कौशल होता क्या है, आप सोचोगे कि सर ये संप्रेषण कौशल क्या है, बट जैसे ही मैं इसको अंग्रेजी में लिखूंगा तुरंत बता दोगे हाँ ये तो कहीं पढ़ा हुआ है, हाँ ये तो कहीं लिखा हुआ है। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। और यहाँ से कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो बेटा, प्रश्न आता ही आता है, इसलिए अपने को फोकस होकर पढ़ना है और जहाँ लगे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट को भी ले लेना है। शुरुआत करते हैं बेटा हम। संप्रेषण कौशल, सोचो अब संप्रेषण कौशल के बारे में, अब सोचो कि संप्रेषण कौशल है क्या। और कुछ लोगों ने ये जो वर्ड है उसको बहुत ही पहली बार सुना होगा, यहाँ कहीं सुना ही भी नहीं होगा, तो उस कंडीशन में अपने को सोचना है कि ये वर्ड है क्या। अब मैं धीरे से लिखने वाला हूँ एक चीज़, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो मैं लिखने वाला हूँ। अब आपकी बैटरी चार्ज होगी यहाँ से, ध्यान से देखना अंग्रेजी वर्ड जो लिखने वाला हूं मैं। अब बताओ कम्युनिकेशन स्किल, कौन सा स्किल? कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता क्या है? आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है कि कम्युनिकेशन, अरे हाँ ये कम्युनिकेशन शब्द कहीं सुना हुआ हमने, कहाँ सुना है? आप कम्युनिकेशन करते हो, इसको अगर कहें संप्रेषण कौशल को एक और नाम से जाना जाता है, सोचो वो नाम कौन सा है? संचार। कौन सा है यहाँ पे अगर समझो अपन तो? संचार। अब संप्रेषण कौशल को संचार के नाम से भी जाना जाता है, तो संचार आप किन किन चीज़ों का करते हो? अब आपको सोचना है कि संचार आप किन किन को बातों का करते हो। चेतना, भाव, बातचीत करना, बहुत सारी चीज़ें हैं संचार करने वाली। हमको फोकस करना है पॉइंट टू पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर, और उसी पे हमको आगे बढ़ना है। इसलिए संप्रेषण कौशल में हमको ध्यान रखना है संचार ये शब्द आएगा। और संप्रेषण कौशल में अगर आपको ध्यान रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कहूँ तो कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है? कम्युनिकेशन कोई एक व्यक्ति थोड़ी करता है। अगर किसी व्यक्ति को मैंने खड़ा कर दिया, जैसे मैं खड़ा हूँ अकेला अकेला अगर बोल रहा हूँ, तो मेरा कम्युनिकेशन किसके साथ में हुआ? किसी के साथ में नहीं हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है, पहला ही प्रश्न पहले ही लाइन से इंपॉर्टेंट यह है कि कम्युनिकेशन होता है एक व्यक्ति के मध्य एक पक्षीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय, फिर आंसर में आ जाएगा 1 2 3 4, 2 3 4 1, ऐसे मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, ऐसे करके यहाँ पर प्रश्न आ जाएगा 1 2 3 4 नंबर का। तो अपने को ध्यान रखना है संप्रेषण जो होगा
वो एक पक्षीय नहीं होगा। एक पक्षीय का अर्थ बेटा ये होता है कि एक व्यक्ति जो होगा उसी के आधार पर संप्रेषण होता नहीं है। संप्रेषण हमेशा द्विपक्षीय बहुपक्षीय होता है। द्विपक्षीय बहुपक्षीय का अर्थ ये होता है कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे सामने कोई एक बच्चा खड़ा है जिसको मैंने पढ़ाया, तो कम्युनिकेशन दो के साथ में हुआ। जो कम्युनिकेशन हम बोल रहे, संप्रेषण बोल रहे, जो संचार हो रहा है वो दो के मध्य हुआ। और पूरी क्लास को अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो दो से अधिक के साथ में हुआ, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन की बात करें बेटा इधर, तो एक पक्षीय कम्युनिकेशन कभी होता नहीं है। अच्छे से याद करो। अब ध्यान रखना, संप्रेषण को संचार भी कहते हैं, संप्रेषण को संचार भी कहते हैं। अब संप्रेषण संचार, अरे सर संप्रेषण कम्युनिकेशन स्किल सर मैंने कहीं पढ़ा है, ऐसा आप सोचो अंदर अंदर। अब कहां पढ़ा है वो अब सोचो। मैं छोटा सा एक वर्ड लिखने वाला हूं अभी यहां पे, बातचीत करना। अब समझ जाओ इसको। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। कम्युनिकेशन स्किल का अर्थ ये होता है बेटा बातचीत करना ही कम्युनिकेशन स्किल होता है। कंप्लीट यहां पे, कोई डाउट यहां को लेके, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको ध्यान रखना, कम्युनिकेशन कहते हैं संप्रेषण को, संचार भी कहते हैं। अच्छे से इसको समझना, माइंड में बिठाना। कोई प्रश्न वगैरह हो तो चैट में, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम कहें कि ये कौशल है। अब संप्रेषण कौशल है तो कौशल कितने प्रकार के होते हैं? अगर ऑफिशियली हम देखें तो 4 प्रकार के होते हैं, बट टॉपिक वाइज हम देखें इसको समझने के लिए कौशलों के अंदर, तो ये कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर कहूँ मैं यहाँ पे संचार संप्रेषण दोनों एक ही, ध्यान रखना, ये मिसगाइड मत होना या डिस्टर्ब मत हो जाना। संप्रेषण शब्द लिखा, संप्रेषण को सर बता रहे हैं, संप्रेषण संचार दोनों एक ही हैं। अब ध्यान रखना बेटा, संप्रेषण संचार, ठीक है। अब 2 भाग कौन से होंगे संप्रेषण कौशल के या संचार कौशल के? अब संप्रेषण कौशल यहाँ लिख ही लेता हूं मैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा। संचार ध्यान रखना है ना। अब डिवाइड करते हैं इनको 2 भागों में। अब संप्रेषण कौशल जो है वो 2 भाग में कैसे डिवाइड होगा बेटा, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब संप्रेषण कौशल 2 भाग के प्रश्न आ सकता है कि संप्रेषण कौशल होते हैं 1 2 3 4, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। तो संप्रेषण कौशल के 2 भाग होते हैं। एक तो कौन सा होता है इसमें संप्रेषण कौशल के अंदर? मौखिक कौशल, सेकंड नंबर जो बेटा होगा वो होगा लिखित कौशल। अब प्रश्न यहां से एक बार और खड़ा हो चुका है। संप्रेषण कौशल 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? मौखिक, लिखित। प्रश्न फिर से ये आ जाएगा कि संप्रेषण कौशल का प्रकार नहीं है। आंसर फिर से 1 2 3 4 में आएगा, मौखिक, लिखित, लिखित, इसके बाद भावनात्मक पक्ष बोल देगा, वाचिक बोल देगा। वाचिक कौशल, लिखित कौशल के अलावा मतलब वो लैंग्वेज बनाने की कोशिश करेगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए हमेशा ध्यान रखना मौखिक, लिखित। प्रायोगिक भी होता है, औपचारिक अनौपचारिक भी होते हैं, वो इसके अंदर ही है, ठीक है ना। पर अपने को जो इंपॉर्टेंट है, जिस पर हमें फोकस करना है, वो ये 2 है बेटा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, समझ में आ गया मौखिक कौशल और लिखित कौशल। किसी को डाउट यहाँ पे बेटा, ठीक है, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कोई डाउट रहा तो, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे मौखिक, लिखित। अब अपने को जो पढ़ना है संप्रेषण कौशल के अंदर, पहला हमने लिखा यहाँ पे अभी मौखिक कौशल, सेकंड हमने यहाँ लिखा लिखित कौशल, ठीक है। अब कम्युनिकेशन की एक एक सीढ़ी, स्टेप टू स्टेप हम आगे आ रहे हैं, तो माइंड में बसाना और रजिस्टर लेके बैठना पास में, और ये चीज़ें लिखने वाली हैं, क्योंकि सरल चीज़ में ही नंबर कटते हैं, क्योंकि कठिन सभी के लिए होता है, और जो व्यक्ति सरल में जो कटेगा नंबर, उसके कट के सरल में समझ जाओ माइनस में पहुंच जाएगा,
क्योंकि कठिन तो सभी के लिए होता है। जो चैप्टर कठिन है, जो प्रश्न कठिन है, वो एग्जाम में बैठने वाले सारों बच्चों के लिए कठिन होता है। तो आपको हमेशा ये फोकस करना है बेटा कि आपके लिए क्या सरल है, पहले उस पर कमांड करो, सरल को अच्छे से तैयार करो। क्योंकि सरल में जो लोग लापरवाही करेंगे ना, वो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, आप नंबर नहीं ला सकते वो अच्छे। इसलिए सरल को हमेशा आपको कमांडेड करना है, कमांड करना है तो आपको सरल पे करना है। तो सरल का हमेशा ध्यान रखना है आपको बेटा, ठीक है। क्योंकि कठिन सभी के लिए, कठिन आप भी पढ़ोगे दूसरा पढ़ेगा, आपको नहीं आया तो किसी और को भी नहीं आएगा कठिन, अगर उसने ऊपर ऊपर पढ़ा है तो ध्यान रखना। अब देखिए बेटा इधर मौखिक कौशल और लिखित कौशल। मौखिक कौशल के अंदर कौन कौन से दो पार्ट आते हैं बताओ? ऐसे कौशल 4 होते हैं अगर देखें तो अगर हम देखा मौखिक कौशल, तो मौखिक कौशल के अंदर तुम क्या लोगे? सोचो कौन क्या लोगे? वो सुनना और बोलना, ये हो गए मौखिक कौशल के। और लिखित कौशल में कौन कौन से आएंगे? तो बाकी दो बच्चे वो याद करना, कौशल के 4 प्रकार, संप्रेषण कौशल के 2 प्रकार, मौखिक लिखित देख लिए अपनों ने, कोई दिक्कत नहीं है। पर कौशल पूछे तो 4 हैं। LSRW इसको कहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। क्या क्या? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ध्यान रखना इसको अच्छे तरीके से बेटा, कंफ्यूज नहीं होना इस पर कभी भी हो, ध्यान रखना अच्छे तरीके से, ठीक है बेटा। कोई समस्या है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, उसका समाधान कर दिया जाएगा। अब लिखित कौशल में कौन से आ जाएंगे? पढ़ना और लिखना। पढ़ना और लिखना जो आएंगे वो लिखित कौशल में आएंगे। पढ़ना और लिखना, ठीक है बेटा। पढ़ना लिखना जो है वो लिखित कौशल के अंदर आ जाएंगे। अब सुनो, लैंग्वेज चेंज करेगा वो, भाषा चेंज कर देगा वो। अब सुनने को क्या कह देगा वो? श्रवण। श्रवण बोलते अरे यार सर ने तो सुनना कहा था, ये तो श्रवण आ गया। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी बेटा यूज करना है कि श्रवण सुनना ही होता है। सुनना मतलब श्रवण भी कहते हैं, बोलने को वाचन भी कहते हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब कम्युनिकेशन हो रहा है। अब कम्युनिकेशन के अंदर कैसे होगा? पहले तो आप किसी बात को क्या करोगे? सुनोगे। सुनने के बाद उसके अर्थ और भाव को क्या करोगे? आप ग्रहण करोगे। सुन करके क्या करोगे? उसके अर्थ भाव को ग्रहण करोगे। अर्थ भाव को आपने ग्रहण किया, जैसे मैंने कुछ बोला, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसके अर्थ और भाव को आप क्या करोगे बेटा? ग्रहण करोगे। ग्रहण करने के बाद आप क्या करोगे? इस पे विचार करोगे। क्या करोगे? विचार। ग्रहण करने के बाद आप उसको विचार करोगे कि सर ने मुझे ये पढ़ाया। विचार करने के बाद उस पर मंथन करोगे। मंथन करने के बाद क्या करोगे? आप अपनी प्रतिक्रिया दोगे। ऐसा तो नहीं है कि मुंह में जो है वो बोल दोगे। सर ने पढ़ाया तो पढ़ाएंगे तो आप उसको, उसके अर्थ को ग्रहण करोगे। अर्थ को ग्रहण करने के बाद क्या करोगे? अपने जो विचार हैं उसके अंदर लोगे इनको, और उन विचारों को, जो मैंने आपको विचार दिए, उन विचारों का मंथन करोगे। मंथन करने के बाद क्या करोगे? उसको प्रतिक्रिया के माध्यम से सामने कैसे प्रकट करोगे? प्रतिक्रिया कैसे दोगे? आंखों से? हाथों से? नहीं, प्रतिक्रिया हमेशा बोल कर दी जाती है। तो सुनना हो गया, अर्थ भाव ग्रहण किया हमने, विचार किया, मंथन किया, फिर हमने क्या दी? प्रतिक्रिया दी। और प्रतिक्रिया कैसे दी हमने? बोल कर। बोलना, बोलकर हमने प्रतिक्रिया दी, ठीक है बेटा। अभी तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है किसी दिमाग में? यहाँ तक किसी को ऐसा लगता नहीं है कि कुछ पढ़ा नहीं हो या नहीं आता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे कंप्लीट। अब जा रहे हैं आगे। आगे हम बात करें बेटा पढ़ना और लिखना। पढ़ना और लिखना, पहले तो क्या करना है? पढ़ना मतलब किसी पुस्तक को क्या किया जाएगा? पढ़ना मतलब किसी पुस्तक को पढ़ा जाएगा। पढ़ने के बाद क्या करोगे? जो वहां पे लिखा था अर्धभाव, उसका ग्रहण करोगे। पढ़ने के बाद पुस्तक को पढ़ा आपने, पढ़ने के बाद
उसके अर्थ और भाव को आपने ग्रहण किया, फिर क्या करोगे, विचार मंथन करोगे, उस पे विचार मंथन करोगे। ठीक है, सुनना एक बार और सुनना। पढ़ना लिखा है यहाँ पे, पढ़ना मतलब आप जो पढ़ते हो वही है पढ़ना, पढ़ना कोई अलग से नहीं होता बेटा, ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। अब क्या पढ़ते हो आप, कोई पुस्तक आपके पास है वो, तो पुस्तक को आपने क्या किया, आपके द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया, आपके द्वारा पुस्तक को जब पढ़ा गया तो और पुस्तक को पढ़ने के बाद उसके अर्थ और भाव को आपने क्या किया बेटा, ग्रहण किया। अर्थ और भाव को जब आपने ग्रहण किया उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, उस पर आप विचार करोगे, मंथन करोगे, विचार और मंथन के बाद क्या करोगे, आप उसको कैसे बताओगे, लिख कर, प्रतिक्रिया लिख कर दे दोगे ना आप, तो लिख लो इसमें प्रतिक्रिया लिख कर, प्रतिक्रिया लिख कर। ध्यान रखना बेटा, प्रतिक्रिया आपने दे दी लिख कर। अब बताओ श्रवण कौशल चारों चार समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ये यहाँ पे है, यहाँ पुस्तक पढ़ी हमने और यहाँ सुना, ठीक है ना। सुनने के बाद हमने वहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया को दिया, ठीक है बेटा। अब एक चीज़ और आती है कि बातचीत के जो तरीके होते हैं ना वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, बातचीत के तरीके अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब सोचो कैसे, जैसे मैंने बोला पहले अगर प्राचीन काल में देखें, यहाँ जब मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके आगे चले जाए हम, तो पहले एक बच्चे ने यहाँ तार में माचिस जो है उसको पकड़ के हाँ हाँ बोल रहा है, फिर वहाँ तक उसने बात करने की कोशिश की, धीरे धीरे संचार का माध्यम बढ़ा, कम्युनिकेशन हुआ दोनों के मध्य, फिर ऊपर चला गया वो घर के ऊपर और उसने ऐसी चीज़ें की तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुई यहाँ बेटा। तो धीरे धीरे उसने संचार का माध्यम जो है वो बढ़ाया और बातचीत का एक कौशल आजकल आप और आपके मित्र बहुत अधिक यूज़ करते हो। बताओ वो क्या हो सकता है, बातचीत का जो कौशल है वो भी लिखित कौशल में आएगा, वो लिखित बातचीत करते हो वो लिखित कौशल में आएगा। बताओ वो कौन सा है, बातचीत जो करते हो आप वो लिखित कौशल में आएगा। तो कैसे आएगा वो, आप चैटिंग करते हो किसी से भी व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, व्हाट्सएप पे कुछ टाइप करके अपने मित्र को भेजना, कौन से कौशल के अंतर्गत आता है, मौखिक, लिखित, सुनना, बोलना। तो यहाँ पे टिक करना पड़ेगा लिखित। सुनोगे, सुनना कहाँ आया इसमें, बोलना का आया, मौखिक का आया, नहीं आया, लिखना आ गया इसमें, तो लिखना टिक करना पड़ेगा। समझ में आया। प्रश्न आ सकता है कि लिखना, या आप अपने मित्र को व्हाट्सएप के माध्यम से या चैट के माध्यम से कोई मैसेज भेज रहे हो तो वह कौन से कौशल में आएगा, तो इसमें मौखिक कौशल, सुनने का कौशल, बोलने का कौशल या लिखित कौशल। तो इसका आंसर हो जाएगा लिखित कौशल। क्वेश्चन क्लियर बेटा, यहाँ पे कोई डाउट यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा हम इधर, नेक्स्ट हम देखें तो इन कौशलों में अगर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ से प्रश्न अगर देखें तो अधिक से अधिक बार हम कहें तो कंपटीशन एग्जाम में यहाँ प्रश्न आता है बेटा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लो, यहाँ से प्रश्न पुटअप होता ही होता है कि LSRW, इसको याद करना, LSRW लिखित कौशल अगर आपको याद करने हैं। अगर कौशलों को आपको याद करना, प्रश्न आ सकता है कि संप्रेषण कौशल को पढ़ रहे हैं बट बात करें कौशल की, सिर्फ स्किल की बात करें, कौशल कितने होते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। सुनना, लिसनिंग, सेकेंड S बोलना, बोलना मतलब स्पीक करना, स्पीकिंग। थर्ड R मतलब पढ़ना, मतलब रीडिंग करना, मैं रीड कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रीडिंग कर रहा हूँ। और W लिखना, मतलब क्या हो जाएगा बेटा इधर, राइटिंग। कोई दिक्कत यहाँ पे बेटा, ध्यान करना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, 4 ये कौशल हो गए। संप्रेषण कौशल नहीं, सिर्फ कौशल, 4 कौशल, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आता है। कौशल का क्रम सही कीजिए, इनमें से कौन सा कौशल नहीं है, 2 प्रश्न हो गए। निम्नलिखित कौशलों में कौन सा गलत है, निम्नलिखित कौशलों में कौन सा सही है, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। जैसे प्रश्न आ गया यहाँ पे, मैं लिखता हूं यहाँ पे, कौन सा कौशल
सही नहीं है। 1 2 3, अब यहां मैं उड़ा दूंगा इसको। दौड़ना, ठीक है, तो ध्यान रखना है दौड़ना कौशल ही नहीं है। समझ में आया? ऐसे प्रश्न आते हैं तो अपने को अच्छे तरीके से इसका बेटा ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, प्रश्न ऐसे ही आएंगे और यहीं से आएंगे तो ध्यान रखना। और हमेशा इसको याद करने के लिए मैंने इंग्लिश में लिखा है LSRW, इसको मत भूलना, LSRW मत भूलना, तो आप भूलोगे ही नहीं। 4 चीजें याद कर लो, 4 अंग्रेजी के शब्द याद कर लो। LSRW ये याद कर लिया, समझ जाओ आपका काम 101% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। अब बेटा देखें, संप्रेषण कौशल के अंदर ये बेसिक चीज़ें जो थी मैंने बता दी, क्योंकि स्टार्टिंग है ये, और स्टार्टिंग में बेसिक संप्रेषण कौशल को लेके, उसके स्किल्स को लेके हमको समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। क्योंकि पढ़ने के लायक तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अथाह है अगर इसको पढ़ेंगे, पर हमको वही पढ़ना है जिसके आसपास से, जिसके अंदर से एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का बेटा ध्यान रखना, प्रश्न आते हैं उसी के आसपास से पढ़ेंगे। तो कभी भी ये मत सोचना कि ये वीडियो ऐसे ही नहीं पढ़ना, हमको शॉर्टकट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, एकदम अच्छे से परफेक्ट हम पढ़ेंगे इसको और परफेक्ट तरीके से हम आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इन 4 कौशलों को ध्यान रखना। हाँ, अब अगर देखें संप्रेषण कौशल के अंदर, अब संप्रेषण कौशल अगर कहें तो इसको हम थोड़ा अब समझने का उद्देश्य पूरा हो चुका हमारा। अब हम एक पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको थोड़ा अच्छे तरीके से कराने का प्रयास करूंगा। यस, देखो बेटा, आ गया संचार और संप्रेषण। दिख रहा सभी को अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? इधर ध्यान रखना। देखो, पढ़ने लायक नोट्स अगर देखें तो बहुत सारे हैं, पर सारी चीज़ें पढ़ना बेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है ना, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, अब प्रश्न कहाँ से आता है सुनना। 4-5 प्रश्न मैंने ऑलरेडी पहले करा दिए हैं, ध्यान रखना। अब आगे प्रश्न कहाँ से आते हैं थोड़ा फोकस करना उस पर। संचार, संप्रेषण, क्या कहते हैं उसको? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, संचार मानवीय संबंधों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? मानव का सर्वाधिक संपूर्ण अगर महत्वपूर्ण अंग है तो वो कैसे है? हम बातचीत नहीं करेंगे तो संचार होगा ही कैसे? महत्वपूर्ण है। आपको एक दिन बिठा दूं मैं कि पूरे दिन में कुछ बोलना ही मत, पॉसिबल है क्या? बैठ सकते हो क्या? बड़ा मुश्किल होगा, रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसका यहाँ उसका वहाँ जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। संप्रेषण को तो छोड़ो, अगर बोलूँगा मैं कि आप बोलो ही मत पूरे दिन में, संचार ही मत करो, तो मानवीय संबंध बने कि नहीं बने, पर आपको संचार नहीं करना है, कुछ बोलना ही नहीं है, तो पेट के अंदर कुछ बातें तो काटती होंगी कि मुझे इसको बात बता देनी है, इसको बात बता दूंगा, उसको बात बता दूंगा, तो पेट के अंदर जो बातें रहेंगी नहीं ना, उसको निकालने के बारे में आप क्या करोगे बेटा? सोचोगे। तो ध्यान रखना, संचार मानवीय संबंधों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल हमने पढ़ लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में देखें तो संचार या संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं 2 व्यक्ति परस्पर सामान्य रूप से जो संदेश रहेंगे, सूचनाएं रहेंगी, विचार रहेंगे, उनका क्या करेंगे वो बेटा? आदान प्रदान करेंगे। संचार, संदेशों, पारस्परिक संबंध जो हैं, उनकी जो समझ है उसका भी क्या किया जाएगा बेटा? निर्माण किया जाएगा, और उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया भी दी जाएगी। ठीक है ना, संचार संप्रेषण जो है उसकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण महती भूमिका होती है। अब प्रश्न यहाँ से बनना शुरू होने वाला फिर से, संचार अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का हिंदी अर्थ है। तो प्रश्न आ सकता है कि कम्युनिकेशन का हिंदी में क्या होता है? संचार या संप्रेषण। ठीक है, या संचार का अंग्रेजी भाषा में, या संचार का हिंदी, कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? संचार। ठीक है, 1-2 प्रश्न रेडी हो चुके हैं। अब कम्युनिकेशन जो है, अगर मैं कहूं बेटा इधर कि कम्युनिकेशन अगर कहें इसको,
अब ये लिखा हुआ कम्युनिकेशन, तो याद करना कम्युनिकेशन जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का। अब कम्युनिकेशन जो बना है वो कहाँ से बना है, तो कम्युनिकेशन बना है कम्युनिस्ट से, COMMUNIS, कम्युनिस्ट से ये बना है। और कम्युनिस्ट से अगर ये बना है तो कम्युनिस्ट जिस भाषा का शब्द है वो भाषा कौन सी है, लैटिन। इसको याद कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संचार को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं, तो इसको एक बार और रीड कर लेना। संचार को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं, और संचार को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, प्रश्न फिर से पुटअप हो गया, कम्युनिकेशन। सेकंड क्वेश्चन बेटा ये होगा कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, लैटिन। एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो गया। ध्यान करना, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, फोकस करना और लिखना भी सीख। नेक्स्ट हम देखें तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। अब लैटिन भाषा के कौन से शब्द से, क्वेश्चन बदल गया, लैटिन भाषा के कौन से शब्द से, तो कम्युनिस्ट। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है बेटा, कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट के अगर अर्थ की बात करेंगे इधर, इसका अर्थ होता है सामान्य, या इसको हम कह सकते हैं बेटा समुदाय। ठीक है, कम्युनिस्ट का अर्थ होता है बेटा कॉमन, सामान्य या समुदाय भी कह सकते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, अब अगर देखें थोड़ी बहुत चीज़ें अगर मैं ब्रीफली थोड़ा बहुत फोकस कराने की कोशिश करूं, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको लिखवा देता हूं, अगर आपको लिखना थोड़ा लिख लो साइड से यहाँ पे, कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अंतर्गत आपको थोड़ा, अब एक शब्द है कम्युनिस्ट। प्रश्न यहाँ बनने वाला है, इसलिए बता रहा हूं, ध्यान रखना, प्रश्न बनेगा यहाँ पे 101%। फिर से एक नया प्रश्न बनने वाला है, कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर दोनों शब्द जब मिलेंगे तो बनने वाला जो शब्द है वो आपका कौन सा बेटा, कम्युनिकेशन। ठीक है बेटा, ठीक है। प्रश्न आ सकता है कि कम्युनिकेशन कौन से दो शब्दों से मिलके बना है, कम्युनिकेशन कौन से दो शब्दों से मिलके बना है, तो आंसर में हो जाएगा कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर दोनों शब्द से मिलके क्या बना बेटा, कम्युनिकेशंस। पहला डाउट क्लियर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने प्रस्तुत थी वो अब क्लियर हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी बेटा। अब नेक्स्ट देखिए अपन अंग्रेजी में पहुँचते अपन थोड़ा, ये तो हो गया अपने हिंदी हिंदी, अंग्रेजी अंग्रेजी। अब थोड़ा संस्कृत का देखें, इसमें थोड़ा संस्कृत में एक शब्द है संचार। प्रश्न कैसे बन सकते हैं बेटा, इसलिए हम चारों ओर से इसको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। अब संचार में एक, संस्कृत में अगर देखें तो संचार जो है उसके अंदर एक धातु है जिसका नाम है चर धातु, चर धातु। अब चर धातु के बाद अब क्या आएगा, इसमें एक उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, गैस करो। संस्कृत आपने पढ़ी है, अगर हिंदी पढ़ी है तो गैस करो इसमें उपसर्ग कौन सा है, सम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है बेटा, प्रश्न आ सकता है कि संचार के अंदर कौन सा उपसर्ग है, संचार के अंदर कौन सा धातु है। याद करना, दो प्रश्न यहाँ फिर से क्लियर हो रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो चर धातु है तथा सम उपसर्ग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें बेटा इधर, तो इन दोनों शब्दों से मिलकर संचार बना है। सेकेंड चीज, चर का अर्थ होता है चलना, चर का अर्थ होता है बेटा चलना, चर का अर्थ होता है बेटा चलना अथवा आगे बढ़ना। चलोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, बिगड़ चले सोते सोते थोड़े बढ़ जाओगे, सोते सोते कुछ नहीं होता है, तो चलना पड़ेगा और चलोगे तभी आप आगे बढ़ोगे।
नेक्स्ट हम कहें सम उपसर्ग का आचरण की बात करें तो सम उपसर्ग जो है उसका आचरण कराएगा सम्यक। सम्यक, इस सम्यक का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब सम्यक जो है उसके आचरण का ये बोध कराएगा और सम्यक रूप से चलना, अच्छी तरीके से चलना, सम्यक नहीं बोलते आपने, सम्यक रूप से चलना, सम्यक रूप से आगे बढ़ना ही संचार कहलाता है, ठीक है ना। संचार एक रेखीय प्रक्रिया है, याद करना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संचार कितने रेखीय प्रक्रिया है? एक रेखीय, दो रेखीय, तीन रेखीय, चार रेखीय, तो एक रेखीय प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत संचार को सरल रेखा में बढ़ना हुआ माना जाता है। ये लिखा ना मैंने संचार, तो इसके अकॉर्डिंग अगर कहें तो संचार जो होगा वो बहुत ही सरल रूप में आगे बढ़ना कहलाएगा। तो ध्यान रखना बेटा इसका। नेक्स्ट हम कहें कि अगर हम कहें संचार अगर कहें तो एक रेखीय है, तो एक रेखीय कैसे? जैसे कोई अ नाम का व्यक्ति है, अ नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या भेज रहा है? संदेश भेज रहा है। अ नाम का व्यक्ति जो है वो संदेश भेज रहा है और ब नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है? इसको ग्रहण, ठीक है। यहां किसी का नाम भी ले सकते हो। तो इसमें कहें तो प्रेषक, प्रेषक को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा सेंडर। अंग्रेजी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अंग्रेजी इंपॉर्टेंट होती है, हिंदी में चेंजेस होते हैं, अंग्रेजी में नहीं होते। अब प्रेषक ने क्या किया, सेंडर ने क्या किया? संदेश भेजा। अब संदेश का तो मैं नहीं लिखूंगा, मैसेज कहते ही हूं, ठीक है। संदेश को मैसेज कहते हो, आपको पता है। अब प्रेषक ने, सेंडर ने क्या किया? संदेश भेजा और संदेश को क्या किया जाएगा? प्राप्त किया जाएगा। तो प्राप्त कौन करेगा बेटा? इधर तो आगे डैश किया तो उसके आगे लिखना है प्राप्तकर्ता। प्राप्त करता, उसको कौन करेगा बेटा? प्राप्तकर्ता। और प्राप्तकर्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? रिसीवर, ठीक है बेटा, रिसीवर कहते हैं, ठीक है बेटा। मतलब प्रेषक मतलब सेंडर कुछ भेजेगा तो संदेश रहेगा, क्या भेजेगा? वो संदेश तो किसी भी रूप में हो सकता है वो, ठीक है ना। संदेश किसी भी रूप में हो सकता है और उसको जो प्राप्त करेगा वो प्राप्त करता होता है, रिसीवर होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इसको। ये तो एक डायग्राम। अब संचार की अगर परिभाषाओं की बात करेंगे बेटा इधर, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से संचार की परिभाषाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे एक दो व्यक्ति कौन कौन से हैं। सभी को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे इनकी परिभाषाओं को। यस, यस। अब थियो हेमन जो है, परिभाषा दी है थियो हेमन। तो थियो हेमन क्या कह रहा है कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या भेजी जाएंगी? सूचनाएं एवं समझ स्थानांतरित करना ही क्या है बेटा? संचार है। ध्यान रखना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सूचनाओं को पहचानना ही क्या है? संचार है। लुइस ए एलन कहते हैं कि संचार एक व्यक्ति के मस्तिष्क से, मतलब मेरे मस्तिष्क की जो बातें हैं वो दूसरे व्यक्ति से जोड़ने वाला पुल है। मतलब ये क्या है? संचार एक व्यक्ति के मस्तिष्क की जो बातें हैं वो दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क से उसका पुल बांधा जा रहा है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने तथा समझने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया सम्मिलित है। सुनना, सुनने, समझने, सुन करके क्या करना? उसको समझना है। यही एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में बता रहे हैं एलन। इस प्रकार से हम देखें तो संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश देने एवं पारस्परिक समझ उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया माना गया है। संप्रेषण में यह आवश्यक नहीं कि लिखित या वाणी के द्वारा ही संपादित हो। लिखित और वाणी के द्वारा ही संप्रेषण हो, ये संपादित नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, बल्कि मौन
प्रत्युत्तर और हाव भाव के द्वारा भी इसे संपन्न किया जा सकता है। मतलब संप्रेषण की बात करें तो मौन रहकर भी प्रत्युत्तर देकर, प्रत्युत्तर मतलब प्रति प्लस उत्तर, ठीक है ना, प्रत्युत्तर देकर भी या हाव भाव के द्वारा भी आप संप्रेषण कर सकते हो, तो इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम कहें संचार की प्रणाली। अब संचार की प्रणाली अगर कहेंगे तो संचार की विशेष सामग्री अगर कहें तो इस बात का विचार किसका संचार किया जाता है, हमें ये विचार करना है कि संचार किसका हो रहा है। तो किसका हो रहा है, अर्थात संदेश, आदेश, सूचना, विचार, तथ्य, मनोवृत्ति, भावनाएं आदि etc। नेक्स्ट हम कहें संचार की विधि। अब संचार की विधि कैसे की जाए, तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं संचार की 4 विधियां हैं। बोलना, लिखना, आचरण करना, सुनना। बोलना, लिखना, आचरण करना, सुनना। संचार की कितनी विधियां होती हैं, 4। बोलना, लिखना, आचरण करना, सुनना, संचार की ये 4 विधियां होती हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर है बेटा संचार की प्रक्रिया। संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत ये बात बताई जा रही है कि इसमें बात पर क्या किया जाएगा, विचार किया जाता है कि संचार की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल व्यक्ति कौन है, शामिल व्यक्ति कौन है, ये विचार किया जाएगा। व्यक्ति कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, व्यक्ति तो हैं पर वो व्यक्ति कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, वो चीजों को शामिल किया जाएगा। संचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व की बात करें, संचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व अगर कहें तो प्रेषक, संकेतीकरण, संदेश, माध्यम, संकेतार्थीकरण, संदेश प्राप्ति, संदेश जो प्राप्त कर रहा है उसकी प्रतिपुष्टि जो बात आ रही है वो। अब प्रेषक की, सेंडर, प्रेषक की बात कर रहे हैं, सेंडर की बात कर रहे हैं, तो संचार का प्रारंभ या पहल करता, मतलब जो संचार कर रहा है सबसे पहले, जो उसकी पहल कर रहा है, ठीक है ना, पहल करने वाला, संवाद का स्रोत कौन सा है, विचार, भाव, मूल, मनोवृत्तियां। विचार भी हो सकते हैं, भाव का भी संप्रेषण प्रेषक हो सकता है, मूल्य का भी हो सकता है संचार। कौन कर रहा है, फर्स्ट में जो करेगा वो। सेकंड संकेतीकरण, संकेतीकरण को कहते हैं, इसके अंदर आएगा कि प्रेषक द्वारा संदेशों को प्रतीक में बदलना। प्रेषक जो है वो संदेशों को क्या करेगा बेटा, प्रेषक मतलब सांकेतिकरण में संकेतों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से बताएगा। थर्ड अगर कहें संदेश, मैसेज बताइए आपको, कूटाभिव्यक्ति की प्रक्रिया का परिणाम संदेश है। यह लिखित और मौखिक दोनों का हो सकता है, मतलब संदेश का माध्यम अगर कहें तो लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है बेटा। माध्यम, माध्यम संदेश का वाहक है। माध्यम क्या है, संदेश का वाहक है। वाहक एक चैन बन रही है ना, वाहक ले जाने वाली, तो संदेश क्या है, उसका माध्यम है, उसका एक वाहक है। आमने सामने, टेलीफोन, दूरभाष, पुरस्कार समूह प्रणाली आदि बैठक जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब संकेतार्थीकरण, जब संदेश प्रापक तक पहुंचता है, जो प्राप्त करता है उस तक अगर संदेश पहुंच रहा है तब वह इसका कुटानुवाद करता है और संदेश का अर्थ वो उद्देश्य समझता है। मतलब किसी के पास अगर संदेश पहुंचेगा बेटा, तो संदेश उसके पास पहुंचेगा तो उस पर वो सोचेगा, उसके उद्देश्य को समझेगा, उसके अर्थ को समझेगा और वो प्रस्तुतिकरण करेगा। संदेश प्राप्ति या प्रतिपुष्टि, संदेश वो प्राप्त कर रहा है तो उसका फीडबैक देनी पड़ेगी उसको। संदेश प्राप्त करने के बाद उसका फीडबैक तो देगा ना वो, उसको बोलते हैं प्रतिपुष्टि, फीडबैक। संदेश प्राप्ति की पुष्टि या प्रतिपुष्टि से पता चलता है कि इसका प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ा। संदेश को उसने प्राप्त किया है तो प्राप्तकर्ता पे इसका क्या प्रभाव पड़ा वो पता चलेगा। और प्रतिपुष्टि संचार प्रक्रिया का विलोम है। प्रतिपुष्टि जो है, जो संचार की जो प्रक्रिया है उसका विलोम होता है। इसमें रिसीवर, इसमें अगर कहें तो जो रिसीवर होगा सेंडर का बन जाएगा, जो रिसीव कर रहा है वो क्या बन जाएगा बेटा, सेंडर बन जाता है। अब देखिए संचार के प्रकार, 3 प्रकार देख लो संचार के प्रकार, ठीक है। संचार कौशल नहीं, सिर्फ संचार की बात हो रही है। मौखिक लिखित और संचार कौशल में आ चुके थे वहां। मौखिक लिखित, औपचारिक अनौपचारिक मैंने बता दिया था आपको ऐसे ऑफिशियली। अधोलिखित, ऊर्ध्वगामी, क्षैतिज, तिर्यक, मतलब नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। मौखिक संचार में संदेश लिखित नहीं बल्कि बोलकर या जबानी में दिए जाएंगे। मौखिक के अंदर कैसे होगा, बोलकर, जवाब में ही दिए जाएंगे। लिखित संप्रेषण से तात्पर्य मैंने बता दिया आपको, स्टार्ट में सारी चीजें बता दी हैं।
लिखित संप्रेषण क्या है, मौखिक संप्रेषण क्या, पर एक बार और अपन इसको रीड कर लेते हैं। लिखित संप्रेषण से तात्पर्य ऐसी सूचनाओं से है जो मौखिक नहीं बल्कि लिखित तौर पर की गई होंगी। औपचारिक संप्रेषण में प्रेषक प्राप्तकर्ता के बीच में निश्चित नियम होते हैं, ठीक है ना। औपचारिक के अंदर नियम निश्चित होंगे, प्राप्तकर्ता जैसे प्रेषक है और प्राप्तकर्ता दोनों के मध्य एक नियम होंगे, फिक्स होंगे, निश्चित मार्ग से ये संचालित होता है बेटा। अनौपचारिक के अंदर क्या होगा, तो संप्रेषण जो होगा वो अंगूर लता की तरह होगा जो बिना किसी क्रम कहीं भी फैल सकता है। मतलब ये अनौपचारिक मतलब किसी इसमें कोई क्रम नहीं होगा, ये कभी भी कहीं भी फैल सकता है, इसका कोई क्रमिक व निश्चित नियम नहीं होगा। नेक्स्ट अगर कहें अधोगामी संचार, वरिष्ठ जो अधिकारी होंगे कर्मचारी होंगे ये इनके लिए है, अपने लिए नहीं है। जैसे वो आदेश करते हैं, निर्देश करते हैं, ठीक है ना, नीति विषयक जो जानकारी प्रदान कराएंगे। ऊर्ध्वगामी की बात कर रहा है तो अनुशासन, शिकायतें वगैरह जो है वो ऊर्ध्वगामी संचार के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इसमें प्रतिक्रिया जो है और अनुभव जो है उसको उच्चस्थ जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो उन तक पहुंचाया जाएगा और उनके द्वारा ही क्या किया जाएगा, उसकी अनुपालना करवाई जाएगी। अनुशासन जो जिसके अंदर शिकायत वगैरह आ गई। क्षेत्रीय ये समस्तीकरण है बेटा, एक ही स्तर पर जो कार्य होंगे, जो कर्मचारी जो होंगे, जो अधिकारी जो होंगे, उनके मध्य में जो बातें होंगी, विचार विमर्श, सहमति बनना एंड ऑल, वो इसके अंतर्गत आएगा। तिर्यक संचार का ये सभी जो संप्रेषण हैं उनके प्रकारों व उद्देश्यों का सम्मिलित व मिलाजुला रूप है ये। अंतिम हमारा आज का पेज अगर कहें, आज की जो संप्रेषण कौशल कहें, कम्युनिकेशन स्किल्स कहें, उसका अंतिम पेज ये है प्रभावी संचार संप्रेषण की विशेषताएं। स्पष्ट उद्देश्य होगा, प्रभावी तभी होगा जब उसका उद्देश्य क्या होगा बेटा, स्पष्ट होगा। उद्देश्य स्पष्ट होगा इसका मतलब यह है कि प्रेषक, बता दिया प्रेषक कौन था, वो प्राप्तकर्ता समझ में आए। मतलब मैं यहाँ से प्रेषक हूँ, अगर मैं प्रेषक हूँ और मैं सारी चीज़ें आपके सामने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में बोलना शुरू कर दूँ, यहाँ छोड़ो आपके सामने नहीं, किसी कुत्ते के सामने जाके, किसी गाय के सामने जाके, भैंस के सामने जाके मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो स्पष्ट उद्देश्य हुआ उसका नहीं होगा। पर मैं आपके समक्ष कुछ बोलूँगा, आप मेरे समक्ष कुछ बोलोगे, तो दोनों के मध्य कम्युनिकेशन होगा, तो इसका स्पष्ट उद्देश्य जो होगा वो हमें दिखाई देगा। तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता को समझ में आ जाए, पर समझ में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बोल दिया सिर्फ। भाषा बोधगम्य, जिस भाषा का उपयोग किया जा रहा है वो सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए और समझ में आए और पर्याप्त होनी चाहिए। थर्ड नंबर अगर कहें बेटा, प्रभावी संचार जो है वो श्रृंखलाबद्ध रूप से होते हैं, और प्रभावी संचार जो है वो बेटा कैसे होंगे, श्रृंखलाबद्ध होंगे। पांचवा, संचार समय पर ही उपयुक्त होता है। अगर संचार की बात करें तो समय पर ही इसको करना उपयुक्त होगा। संचार जब होगा तो कुछ बाधाएं भी आएंगी, और कुछ बाधाएं कौन कौन सी होंगी बेटा, भाषा की जटिलता, भाषा कठिन है तो संचार का माध्यम अच्छा हो पाएगा नहीं। प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच भौगोलिक दूरी, अब प्राप्तकर्ता जो है वो भी दूर है, वो वहाँ बैठा और मैं यहाँ से अगर संचार करना चाह रहा हूँ, कुछ प्रेषक कुछ भी बोलेगा और आधे किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर या 50 मीटर दूर या 50 कदम दूर अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो समझ पाएगा, कुछ समझ ही नहीं पाएगा वो। अच्छे संबंधों का अभाव, कभी प्रेषक व प्रापक में मतभेद, दोनों के मध्य मतभेद भी हो सकते हैं बेटा। संचार की तकनीकी बाधा या गलत माध्यम का चुनाव, अब संचार की जो तकनीक है, अभी संचार हमारे मध्य हो रहा है, तकनीक अच्छी है, अगर संचार की तकनीक अच्छी नहीं हुई तो संचार होगा क्या, संप्रेषण होगा क्या, कम्युनिकेशन होगा क्या, नहीं होगा। निष्कर्ष अगर कहें यहाँ पे अंतिम, तो संचार की उद्देश्य में सफलता है तो संचार का उद्देश्य अगर, संप्रेषण का उद्देश्य अगर सफल करना है, संप्रेषण कौशल का उद्देश्य अगर सफल करना है, तो इसमें आने वाली जो बाधाएं हैं उनका निराकरण करना पड़ेगा, और ये निराकरण करना बेटा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ तक हो सके संचार प्रत्यक्ष रूप में होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए संचार, ध्यान रखना। और इसके अंदर भाषा सरल, सुबोध एवं समझने योग्य होनी चाहिए। प्रेषक व प्रापक के मध्य अच्छे व मधुर संबंध हैं, तथा संचार का माध्यम का उपयुक्त चुनाव किया जाए। संचार के माध्यम का जो चुनाव करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संचार तभी होगा जब उपयुक्त माध्यम होगा, अगर उपयुक्त माध्यम बेटा नहीं हुआ तो संचार होगा ही नहीं जिस तरीके से हम चाह रहे हैं। तथा यह समय अनुसार एक समान तथा स्वीकार्य हो, समय के अनुसार होना चाहिए, एक समान होना चाहिए और स्वीकार्य भी होना चाहिए। आज की क्लास, आज का टॉपिक मेंटल एबिलिटी में हमारा पूर्ण होता है। कल तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, बहुत हैव अ गुड डे।